नमस्कार। आज हम लोग परऑक्सीसोम से आगे का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सेल कंटिन्यूअस हो रहा है, इसमें 3rd लेक्चर है मेरा। तो जो पीछे का छूटा उसको आप देख लीजिएगा। उसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया गया है और सेल ऑर्गेनेली वाला पोर्शन जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है। तो सबसे इसके बाद क्या है, परऑक्सीसोम है। परऑक्सीसोम्स आर माइक्रोबॉडीज आर द मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल लाइक लाइसोसोम। ये भी लाइसोसोम के जैसा ही होता है, यानी कि इसमें भी हाइड्रोलिसिस करने की हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्शन रहेगा। अनलाइकली लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नॉट फ्रॉम द गाल्जी apparatus। तो जनरली लाइसोसोम वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता था, फिर उसके बाद वह गाल्जी बॉडी में जाता था, फिर वहाँ से पैकिंग और मॉडिफिकेशन होकर के वो प्रोसेस्ड होता था। ये वाला क्या होता है, परऑक्सीसोम डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच्ड ऑफ होते हैं और बाहर निकलने के बाद साइटोप्लाज्म में ये घूमते हैं। परऑक्सीसोम्स कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीसोम से आप समझ सकते हैं इसका मेन काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं सच एज, एग्जाम्पल में क्या है, कैटेलेजेज हैं, यूरेट ऑक्सीडेज हैं एंड डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेज हैं। तो बेसिक यहाँ वर्क कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में इसका वर्क होता है। उसको हम लोग देखते हैं। फंक्शन परऑक्सीसोम का पहला फंक्शन क्या है, इट इज फंक्शन द ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड बाय मीन्स ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो होता है वह परऑक्सीसोम के प्रेजेंस में होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ परऑक्सीसोम। तो ये उसका मेन फंक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। परऑक्सीसोम का काम क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन करना, किसका, फैटी एसिड का। दूसरा क्या है, जब चूंकि लाइसोसोम जैसा कार्य करता है तो डिग्रेड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बाय मीन्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन के समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो निकलता है उसका क्या करता है, परऑक्सीसोम कंजम्पशन करता है या उसको डिग्रेड करता है। तो जनरली अल्कोहल के वगैरह में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे परऑक्सीसोम की जरूरत पड़ती है। ए लार्ज नंबर ऑफ परऑक्सीसोम आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लीवर। लीवर के अंदर ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वह मेजर फंक्शन है किसका, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो अब ये देख लो H2O2 कैसे बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम द पॉइजन, किसी प्रकार का पॉइजन हो या बेसिकली क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन में क्या होता है, H2O2 बनता है और उसको तोड़ने का काम जो होता है वो क्या करता है, परऑक्सीसोम करता है। क्योंकि लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए लीवर में अल्कोहल हम ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, लीवर में अगर ये काम अच्छे से नहीं करेगा तो लीवर सिरोसिस वगैरह होता है। जो आपका H2O2 है, इंटर द सेल वेन एवर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल द परऑक्सीसोम आर रप्चर्ड एंड द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर रिलीज। These oxidates destroy the hydrogen peroxide and in the enzyme which are necessary for the production of hydrogen peroxide। तो जब भी अल्कोहल का कंजम्पशन आप करते हैं तो उससे क्या बनता है, H2O2 बनता है। तो ये वहाँ पे क्या होता है, परऑक्सीसोम क्या करता है, H2O2 को डिस्टर्ब कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है और जो H2O2 को सपोर्टिव है बनाने के लिए उन एंजाइम्स को भी ये ख़त्म करता है। तो ये मेन फंक्शन ये दो है इसका। पहला क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या है आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे H2O2 का रिडक्शन करना। ठीक, तीसरा फंक्शन देख लीजिए, फॉर्म द मेजर साइड ऑफ फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन द सेल। ये हो गया एक्सेलरेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम फैट। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। नियो का मतलब क्या है, नया ग्लूकोज, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, यानी फैट हो गया, वहाँ से अगर निकलेगा ग्लूकोज तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्राइमरी सोर्स ग्लूकोज का क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट से निकल रहा है, इसलिए हम इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। प्यूरिन टू यूरिक एसिड, अगर H2O2 बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और बाद में यह गाउट नाम का डिजीज पैदा करता है। इसको आयुर्वेद में हम लोग वात रक्त के नाम से जानते हैं। ठीक, ज्वाइंट पेन होता है।
पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है नर्व में। और लास्ट है प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। तो बाइल एसिड और बाइल जूस का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पढ़ाएंगे, तो बाइल एसिड बनाने में यह हेल्प करता है। ठीक, बाइल एसिड क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, तो फैट से रिलेटेड इसका वर्क है वो हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या आता है ऑर्गेनेली में आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होता है, बेसिकली जो सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं। सेंट्रोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनेली सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। सेंट्रियोल आर द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो जैसे मान लीजिए उसमें क्रोमोजोम है अगर, तो क्रोमोजोम को अलग करने के लिए तो एक सेंट्रियोल इधर होगा, एक सेंट्रियोल इधर होगा, ये इसको खींच करके दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे ये नहीं होगा सेंट्रियोल, वहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि नर्व सेल में। नर्व सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसलिए वहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल्स आर द ऑर्गेनेली विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड कंटेन द सेक्रेटरी सब्सटेंसेस। दीज वेसिकल्स फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन द गल्जी अपरेटस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंजाइम्स वगैरह हो सकता है, हार्मोन्स वगैरह हो सकता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स में होते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, उसमें पूरा इम्बेडेड अलग अलग जगह पे रहेंगे सेल, मतलब साइटोप्लाज्म में अलग अलग उनका कोई स्पेस जगह नहीं बताया गया है। when necessary these vesicles are ruptured and secretory substances are released in the cytoplasm, और जैसा उसका फंक्शन होगा वहाँ पे उस तरह का कार्य वो कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का स्रोत होता है, एटीपी बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया या प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया इज अ membrane bound cytoplasmic organelle concerned with the production of energy in the form of ATP। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये रॉड शेप्ड होता है या ओवल शेप होगा, या रॉड शेप होगा या ओवल शेप का होता है, विथ द डायमीटर ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर और कवर्ड बाय अ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन तो है ही क्यों, मेम्ब्रेन बाउंड है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड encloses the content of mitochondria. This membrane contain various enzymes such as acetyl coenzyme synthetase and glycerol phosphate acetyl transferase। कुछ एंजाइम होते हैं जो कि एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसके अंदर उसके मैट्रिक्स के अंदर वो पाए जाते हैं। ये इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, ये अपना रॉड शेप भी समझ सकते हैं, क्रिस्टी बनी होती है, मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक, इसका खुद का डीएनए आरएनए होता है, डीएनए होता है, इस वजह से ये अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लाइक इनवर्ट प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन थी वो तो पूरा कंटिन्यूअस है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे ऐसे करके घूम रही है। ठीक, तो ऐसे ऐसे जा रही, इसलिए उसको जो सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, इट कवर द इनर मैट्रिक्स स्पेस। क्रिस्टी कंटेन मेनी एंजाइम एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ठीक, because of these functions the enzyme and other protein molecules in Christy are collectively known as respiratory chain or electron transport system ETS। ठीक, इसके लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो वो उसके मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक, एंजाइम कौन से हैं, कुछ एंजाइम्स का नाम याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब जरूरत नहीं है, पहले 12th लेवल पे इसकी जरूरत थी। अब इसका नाम बस याद रख लिए, क्या है, सक्सिनीज डिहाइड्रोजनेस है, NADH है और साइटोक्रोमिक ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम C है, ATP सिंथेटेज वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स विच कंटेन मेनी एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अपने आप में उसमें घूमता रहता है। ठीक,
एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इटसेल्फ, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, खुद को रेप्लिकेट करके दो बन सकता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस विच हैज ओन डीएनए। तो इसके पास अपना खुद का डीएनए है, एक तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक डीएनए है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी अपना डीएनए है। तो कहीं न कहीं ये माना जाता है कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन के समय ये पैरासाइट है एक तरीके का, जो कि हमारे सेल के अंदर आया, इसलिए इसके खुद के डीएनए है, खुद का आरएनए है, सब कुछ अपना है, खुद रेप्लिकेट कर सकता है, बायोसिंथेसिस कर सकता है, या बायोजेनेसिस का प्रोसेस ही कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह जैसे ह्यूमन सेल के अंदर क्या आ गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया ह्यूमन सेल के अंदर, और जो प्लांट सेल था उसके अंदर क्या आ गया, आपका क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के समय जिसने जो चुना उसको मिला, हम लोगों ने इसको चुना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसलिए हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और प्लांट सेल ने क्लोरोप्लास्ट को चुना, इस वजह से वो अपना खुद को बना सकता है। तो कहने का मतलब ये इस वजह से इसका खुद का डीएनए है, ये अलग, इसी थ्योरी है, प्रूफ कुछ नहीं है, थ्योरी में माना जाता है कि इवोल्यूशन के समय ये हमारे सेल के अंदर इंटर कर गया, सेल के अंदर इंटर किया, तो अब ये हमारे लिए एनर्जी पैदा करने का काम करता है। इसके लिए हम उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, खैर अब तो अभिन्न अंग है, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नहीं होता। सेल इवोल्यूशन थ्योरी वाली बात है। अगर हम लोगों ने प्लांट सेल लिया होता तो बस हमारा कलर चेंज होता, हम लोग ग्रीन कलर के होते, लेकिन कभी भूख नहीं लगती, हमेशा धूप में खड़े होते और हम लोग अपना भोजन बना लेते। अब दुर्भाग्य ही था पेट की आग चलती रही। अब भाई एनर्जी बनाने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो सब आपको खाना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग के पास पावर होती, क्लोरोप्लास्ट होता, तो कार्बन फिक्सेशन का काम हम खुद कर लेते, अपना एनर्जी खुद बनाते। फंक्शन क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आप पहले से जानते हैं क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस या पावर प्लांट भी बोलते हैं। पावर हाउस या पावर प्लांट ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेल्यूलर फंक्शन। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड by the oxidative enzyme in the क्रिस्टी। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका H2O प्लस CO2 ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म में आता है, ATP के फॉर्म में आता है। द रिलीज एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूज्ड लेटर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ये पहला मेजर फंक्शन है जिसको आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, वो देखिए। दूसरा नंबर पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ATP बनाता है तो ATP स्टोर करके रखता है, इसीलिए उसको करेंसी बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक, ATP मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल from mitochondria. Whenever energy is needed for cellular activity, the ATP molecules are broken down. ATP ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के एनर्जी निकलेगा। डॉक्टर साहब बैठिए, अरे कुछ रिवीजन कर लीजिए। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल डेथ, जब भी कोई सेल हमारे शरीर में बनता है तो वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कितने समय तक जिंदा रहेगा, उसके लिए क्या होता है, उसकी जेनेटिकली उसको इन्फॉर्म होता है वो, कि जैसे 120 डेज है या RBC का है, या 7 to 10 डेज WBC का है, दांतों का एज है, सेल का एज है। तो ये सब क्या होता है, फिक्स होता है। इस फिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब प्रोग्राम वो चलेगा, उसके अनुसार इसकी डेथ होगी। ठीक, तो उसको जो वार्न आउट ऑर्गेनेली होगी, साइटोक्रोम C एंड सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियन डिराइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेजेस SMAC डाई एल्बो सिक्रीटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। ठीक,
तो ये भी क्या होता है, वार्न आउट ऑर्गेनेली होती है। अब इसके अंदर जो रहता है एपोप्टोसिस की प्रक्रिया ये होने वाली है, क्योंकि हम लोग को पता है, अब शुरू से हम लोग पढ़ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट किए थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। जैसे वहाँ एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया ही था, माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करना है तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ जैसे होगा, उसका डेथ जितने दिन में होना है फिक्स हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। उसमें एपोप्टोसिस की क्रिया इनिशिएट होने के लिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर सीक्रेट होती हैं। ठीक, जैसे ही सीक्रेट होगी वो सेल्फ डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ पे लाइसोसोम्स वगैरह आ जाएंगे। उसको जैसे वो था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रैप डाउन कर देगा, रैप करके क्या करेगा उसमें फिर अब प्राइमरी लाइसोसोम आके अटैच हो जाएंगे, प्राइमरी लाइसोसोम आके अटैच होंगे तो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा और उसको ऑटोडाइजेशन में ले जाएंगे, यानी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसका। तो उसी को हम लोग ऑटोफैगी बोल रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की एपोप्टोसिस को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑटोफैगी। ठीक, अब बाहर से जो आएगा उसको क्या बोल रहे थे, हेट्रोफैगी। अदर फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम स्टोर करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, लीवर में क्या करता है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक बेसिक काम है। ठीक, अब आता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, तो हमें बस इसका नाम पता होना चाहिए। ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन आर द टेम्पररी कंपोनेंट ऑफ द सर्टेन सेल, दीज मे आर मे नॉट बी इंक्लोज इन द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इंक्लूजन से, इंक्लूजन में क्या मतलब है, जैसे लिपिड ड्रॉपलेट है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर लिपिड भरा होगा। ठीक, दीज आर सीन इन द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू होगा उसमें लिपिड ड्रॉपलेट होंगे। लीवर और एडिनल कॉर्टेक्स में यहाँ भी लिपिड ड्रॉपलेट मिलेगा। ग्लाइकोजन इट इज सीन इन द सेल ऑफ लीवर एंड स्केलेटल मसल, वहाँ ग्लाइकोजन जो होगा वह साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के रूप में रहेगा, चूंकि एनर्जी की जरूरत होगी उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लिया जाएगा। प्रोटीन्स एज ए सिक्रेटरी ग्रेन्यूल आर सीन इन द सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल, कुछ प्रोटीन भी इस तरह से पास आ सकते हैं जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर अपना इंक्लूजन पार्ट के रूप में रहेंगे। टेम्पोररी कंपोनेंट होते हैं, कभी रहते हैं, किन सेलों में पाए जाएंगे, कुछ में नहीं भी पाए जाएंगे। तो जैसा सेल का नेचर होगा वैसा मिलेगा। तो क्या एग्जांपल है, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, ग्लाइकोजन है और प्रोटीन भी हो सकता है। मेलेनिन पिगमेंट इज सीन इन द सेल ऑफ एपिडर्मिस, रेटिना एंड बेसल गैंग्लिया। एक कलरिंग मटेरियल है हमारी बॉडी में, तो वो भी क्या है, एक तरीके का इंक्लूजन है। ठीक, लाइपोफ्यूजन है, देख लो, येलो ब्राउन पिगमेंट बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी लाइसोसोम एंड सीन इन द कार्डियक मसल एंड ब्रेन सेल ऑफ द एल्डरली पीपल। ओल्ड एज में क्या होता है, लाइपोफ्यूजिन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये भी क्या है, आपका इंक्लूजन है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के रूप में दिखाई देता है। अब आता है दो टॉपिक और बच गया था, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनेली जिसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। पहला इसमें आता है इंपॉर्टेंट क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम देख लीजिए, राइबोसोम्स आर ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा। These organelles are granular and small dot-like structure with diameter of 15 nanometer. Ribosomes are made up of 35% protein and 65% RNA. RNA present in ribosome is called ribosomal RNA, rRNA उसको बोलते हैं। Ribosomes are concerned with the protein synthesis of the cell. ठीक, राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स आर टू टाइप। राइबोसोम्स आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ वाले से जहां अटैच होगा रफ कहलाएगा, और कुछ फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली हेल्प करने वाले। फंक्शन देखिए, फंक्शन में क्या आता है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम है इसका, प्रोटीन फैक्ट्रीज, बिकॉज ऑफ देयर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मैसेंजर आरएनए mRNA carries the genetic code for protein synthesis from the nucleus to the ribosome. तो जब भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है वो कोडान बेसिक में होता है, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन वाला स्टेप चलता है। तो जो उसको बनाने वाला है, जेनेटिक कोड जो आएगा उसको जो बनाने वाला है आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प जो करेगा वह क्या होगा, मैसेंजर आरएनए होगा। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है।
द राइबोसोम इन टर्न अरेंज द अमीनो एसिड इन स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोम क्या करेगा, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के एक जगह ला के इकट्ठा करेगा, उससे क्या होगा, एक यूनिट बनेगा प्रोटीन का। राइबोसोम अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सच एज द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, हार्मोनल प्रोटीन्स, लाइसोसोमल प्रोटीन एंड द प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्री राइबोसोम जो अटैच है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, तो वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आता है राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो जो इन्वॉल्व है उसमें भी क्या होता है आपका, राइबोसोम्स जो होता है वो फ्री राइबोसोम भी इसमें कार्य करता है। ठीक है, अब आता है दूसरा ऑर्गेनेली ग्रुप में आता है, क्या आता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता हो। तो साइटोस्केलेटन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फाइबर दैट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड अलाउ टू चेंज द शेप एंड मूव। ये तीन चीजें प्राइमरी क्या होता है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और माइक्रो फिलामेंट होते हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपका साइटोस्केलेटन। जैसे एक सेल का स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए कुबाइडल है या कॉलमनर है, तो स्ट्रक्चर कैसे वो मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन किसकी हेल्प से रहता है, वो रहता है आपका ये इस साइटोस्केलेटन के कारण। अब साइटोस्केलेटन इसमें बहुत सारे मूवमेंट कराने में भी हेल्प करते हैं, कन्वेयर बेल्ट की तरह कार्य करते हैं। तो अभी आगे आएगा उसका अलग अलग फंक्शन देखेंगे तो क्लियर होगा। पहला क्या है इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रेट, हॉलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रेट है, हॉलो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है of the cytoskeleton. These organelles without the limiting membrane are arranged in different bundle. Each tubule has diameter of 20 to 30 nanometer, fix है। Length of the microtubule varies and it may be 1000 times more than the thickness, मतलब बहुत लंबा हो सकता है। Structurally the microtubules are formed by the bundle of globular protein। उसका नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है, ट्यूबुलिन। नाम क्या है, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन हैज टू सब यूनिट, नेमली अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। चलो इतना डीप नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन देख लीजिए, ऐसे ही दो फंक्शन है, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल और गिव द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो शेप बनाने में हेल्प करेगा और स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा और स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल दूसरा क्या है, एक्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, जिसपे कोई सामान रख दो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो पहुंचा देता है। तो कन्वेयर बेल्ट जैसा भी काम करता है, किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स, वेसिकल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। उसको सेल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में हेल्प करता है, एक्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। Microtubule form the spindle fiber which the separate the chromosome during the mitosis। जो सेंट्रियोल से जो फाइबर निकल रहा था, जिसको आप स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, एक्चुअल में ट्यूबुलिन के फाइबर होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल एंड द कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक सीलिया। तो सीलिया जहाँ पे पैरामीशियम वगैरह में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे मूवमेंट अगर उसको कराना है, सिलियरी मूवमेंट, तो वो क्या होता है, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से होता है। क्लियर, आगे चलें। दूसरा क्या था, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द न्यूक्लियस and extend to the periphery of the cell. Diameter is about 100 nanometer. The intermediate filament are formed by the rope-like polymer which are made up of fibrous protein. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आप यहाँ पर समझ जाइए कि वो क्या होता है, सेल के अंदर होता है। अभी तो इतना ही बता रहे हैं, बाकी आगे आपका जब हम सेल जंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट एक दूसरे को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो जब आएगा तो वहाँ देखेंगे, बाकी इतना मान के चलिए वो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। सब क्लास है, कुछ एग्जाम्पल है उसको याद रख लीजिएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट के। देख लीजिए, केराटिन्स है, कहाँ पाया जाता है, एपिथेलियल सेल में। ग्लियल फिलामेंट है, इन एस्ट्रोसाइट्स पाया जाता है, एस्ट्रोसाइट नर्व सेल पाई जाती है। न्यूरोफिलामेंट्स है, नर्व सेल में मिलती हैं ये दोनों।
बीमेंटीन है, कई तरह की सेल में दिखाई देता है। डेस्मीन प्रोटीन होता है, मसल फाइबर में दिखाई देता है। ये क्या एक तरीके का क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हेल्प टू द मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये शेप मैनेज करने में हेल्प करते हैं। दीज फिलामेंट आल्सो कनेक्ट द एडजेसेंट सेल, जो आपको बता रहे थे दो सेल को आपस में जोड़ते समय भी इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल आता है। कनेक्ट द एडजेसेंट सेल थ्रू डेस्मोसोम, डेस्मोसोम सेल जंक्शन आएगा तो डिटेल पढ़ेंगे, बाकी इतना जानिए दो सेल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो डेस्मोसोम कहलाता है। और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये क्लियर हुआ। अब आएगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो में बहुत छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। माइक्रोफिलामेंट आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद डायमीटर ऑफ 3 to 6 नैनोमीटर। ये क्या होते हैं, दीज फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ नॉन ट्यूबुलर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन का नाम आपने सुना होगा, वो डार्क बैंड और लाइट बैंड बनाने में हेल्प करते हैं। एक्टिन मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाएंगे तब, तो वहाँ पे आप जानिए कि वो जो एक्टिन मायोसिन है जो मसल फाइबर में पाए जाते हैं, एक तरीके का क्या है, वो माइक्रो फिलामेंट्स हैं। एक्टिन ज़्यादा पाया जाता है, मोर अबेंडेंट देन मायोसिन। माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। द माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट इन द एक्टोप्लाज्म कंटेन ओनली एक्टिन मॉलिक्यूल एंड दोज प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक, तो थोड़ा सा अंतर है सेल के अंदर ही दोनों ही है। ठीक है। फंक्शन क्या है, गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, जाहिर सी बात है प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द सेल अगेंस्ट द पुलिंग ऑफ द फोर्स। स्किन वगैरह में ज़्यादा जब खिंचाव जहाँ होता है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट लाइक कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग एंड साइटोकाइनेसिस, पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय जो डिवीजन होता है वो, और प्लस जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है मॉलिक्यूलर कुछ मोटर होते हैं, तो बस इसका नाम हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मोटर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन ऑर्गेनेली एंड अदर सेल पार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल। जैसे कोई एक जगह बन गया, उसका कार्गो है, वहां से पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट ही समझिए इनको। तो माइक्रोट्यूबुल बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं। दिस इज द सुपर फैमिली ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर प्रोवाइड द प्रोड्यूस मोशन अलोंग माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल है, उसी के साथ साथ ये भी चलते रहते हैं। टू इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मोटर्स कौन है, कन्वेंशनल काइनेसिन है और डायनिन्स है। दूसरा क्या है, एक्टिन बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं। तो एक दिस इज अ सुपर फैमिली ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर दैट प्रोड्यूस मोशन अलोंग द एक्टिन। वो एक्टिन के साथ जो चलते हैं वो है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका मायोसिन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मायोसिन। ठीक। अब आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वह ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, और न्यूक्लियस ही जो है आपका सेल को कंट्रोल करता है, उसके सारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करके रखता है, उसके शेप को, सब कुछ वही कंट्रोल करने वाला है। तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या दिया है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट आप जानते हैं, तो सेल तो दोनों में है, लेकिन क्या है कि यूकैरियोट्स में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस होगा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में होगा। तो चूंकि हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, इट कंट्रोल द ऑल द सेलुलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल के रिप्रोडक्शन में भी यह हेल्प करता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल इन द बॉडी एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल। आरबीसी में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस जो होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी का पूरा एरिया रिप्लेस कर दिया जाता है विद द हीमोग्लोबिन। तो एरिया कुछ बचता ही नहीं है न्यूक्लियस के लिए, तो ए न्यूक्लिएटेड हो जाता है वो। These cells with the nucleus are called eukaryotes and those without nucleus are known as prokaryote. Presence of nucleus is necessary for cell division. Most of the cells have only one nucleus, uninucleated होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा फंक्शन होता है, दो सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। कौन कौन से हैं वो? स्केलेटल मसल सेल है मेनी न्यूक्लियाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। क्लियर हुआ? जनरली द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, किसी भी सेल के सेंटर में होता है। इट इज मोस्टली स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल होता है, और फिर भी जैसा सेल होगा कुछ स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। जनरल हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है और वो स्फेरिकल होता है। ठीक, स्ट्रक्चर आप देखिए कैसा होगा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन तो है, मेम्ब्रेन सब जगह है, क्योंकि उसके अंदर वो मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, तो स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है जैसा आपने पढ़ा है। बट क्या है कि चूंकि न्यूक्लियस के आउटसाइड है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड कंटेन्स मेनी कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोप्लाज्म, जो उसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्रोमैटिन बोलेंगे, जो उसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर है वो उसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। और उसके अंदर एक या दो न्यूक्लियोलस होते हैं, छोटे छोटे और न्यूक्लियस के जैसे ही रहते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं उसको। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर एंड पोरस इन नेचर, यानी कि ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसमें बीच बीच में पोर होगा। ठीक, मतलब इसमें जगह खाली होगा। पोरस इन नेचर, इट अलाउ द न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म। अब जब इसके अंदर यहाँ से जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऐसे करके यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, ER, जो जनरल सेल का स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, स्पेस बिटवीन द टू लेयर, जब ये दो लेयर है तो उसमें क्या होगा? उस टू लेयर में जो स्पेस रहता है वो क्या होगा? वो एक लिक्विड से वो भी भरा रहेगा, या उसको स्पेस हम क्या बोलेंगे? उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, उसी को कंटिन्यूएशन है। अब जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहे थे इसका अटैच रहता है न्यूक्लियस से, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, पोर जो है वो क्या है? गार्डेड और लाइंड बाय द प्रोटीन मालिक्यूल, प्रोटीन मालिक्यूल से घिरा रहेगा। वो डायमीटर ऑफ प्रोटीन जो है वो 80 पोर्स का जो रहेगा 80 से 100 रहता है, मतलब जो इसमें पोर बने हुए हैं, और ये घटता बढ़ता है। हाउएवर इट इज डिक्रीज इज अबाउट 7 to 9 नैनोमीटर बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल्स विद द पेरीफेरी ऑफ द पोर। जो प्रोटीन मालिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएंगे पेरीफेरी में तो क्या होगा? वो घट बढ़ भी सकता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अकर थ्रू द दिस पोर। ठीक, वहाँ पे जो भी आएगा सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। जनरल इसका काम क्या है? आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। तो वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर वहाँ से गैल्गी अपरेटस में जाएगा, वहाँ से वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म हाईली विस्कस रहेगा, उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक, न्यूक्लियस के क्या है? वो अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द आउटसाइड सेल। चूंकि ये साइटोप्लाज्म के साथ पोर के साथ कंटिन्यूएशन में है तो कुछ अंतर भी होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहती, आपस में मिक्स होकर के ये एक जैसे नेचर के हो जाते हैं। ठीक, जेली लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड द क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस। इसका मेन चीज क्या है? वह उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो उसका डीएनए आरएनए है वो उसको घेर के रखता है। इट कंटेन डेंस फाइब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड मेनी सब्सटेंसेस सच एज न्यूक्लियोटाइड एंड एंजाइम्स। तो न्यूक्लियोटाइड और एंजाइम्स के अंतर्गत द न्यूक्लियर मैट्रिक्स फॉर्म द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजिंग क्रोमैटिन। बेसिकली इसके अंदर क्रोमैटिन होगा, क्रोमैटिन को हेल्प करने में बनाते हैं, मतलब वो उसका सेफ स्ट्रक्चर बना रहे। द सॉल्युबल लिक्विड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म नोन एज न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। एक शब्द याद रखिएगा, न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं? जो न्यूक्लियोप्लाज्म का सॉल्युबल लिक्विड पार्ट है वो। ठीक है, तो सेमी सॉलिड।
अब उसके अंदर जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के बारे में आपको पता है वो क्या है, डीएनए आरएनए ही होते हैं, तो हम देख लेते हैं उसको। क्रोमोजोम इज द रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट स्पीसीज। उस स्पीसीज का पूरा जेनेटिक हेरिडिटरी कैरेक्टर उसके अंतर्गत रहता है। तो जैसे ह्यूमन का है 46 क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट है, ठीक, सोमैटिक सेल में, और उसमें जो होता है जहाँ म्यूसिस होता है वहाँ पे हेप्लाइड हो जाता है, 23 रहता है। एक क्रोमोजोम इज फॉर्म अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल coiled around the histone molecule. Each DNA contain many genes. जीन्स क्या होते हैं? जीन्स में जिनमें एक्चुअल में आपका जेनेटिक कोड रहता है। नॉर्मली द क्रोमोजोम्स आर नॉट विजिबल इन द न्यूक्लियस। वो क्या होता है, बहुत डिफ्यूज फॉर्म में रहते हैं। जब वो डिवाइड करने को आते हैं तब क्या होता है, कंडेंस होते हैं। द क्रोमोजोम आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप कब? ओनली द सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। This is because DNA become more tightly packed just before the cell division, which make the chromosome visible during the cell. These cells are called haploid cell. Haploid cell मतलब N और diploid cell मतलब 2N. 2N मतलब 46, N मतलब 23. तो जब मियोसिस होता है तो वो डिवाइड होंगे, तो इसको आप लोग विभाजन बोलते हैं, जिसमें हाफ हो जाते हैं क्रोमोजोम, तो वो क्या कहलाया जाएगा, हैप्लॉइड सेल कहलाता है। और उसी समय आपको क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है वह क्वाइल्ड हो रहते हैं। ऑल द डिवाइडिंग सेल इन द बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी सोमैटिक सेल। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। तो 23 + 23, ठीक। The cell with 23 pair of chromosome are called diploid cell. The reproductive cell are called gamete or sex cell, which contain only single chromosome, यानी कि N, ठीक। ये तो क्लियर है, आपको पहले से पता भी है। The packing unit of chromatin is called nucleosome, and nucleosome are packed tightly together with the help of histone molecule to form a chromatin fiber. Just before the division, chromatin condense and form the chromosomes, ठीक। क्रोमोजोम्स मतलब जहां आपको उसके आर्म दिखाई देने लगते, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोलस, ठीक। न्यूक्लियोलस इज ए स्मॉल राउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। Each nucleus contain 1 or more nuclei. एक या 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जनरली 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियोलस कंटेन RNA एंड सम प्रोटीन विच आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन राइबोसोम। राइबोसोम से कुछ मिलता जुलता रहता है। द RNA सिंथेसाइज्ड बाय 5 डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोजोम एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोलस। लेटर इट कंडेंस टू फॉर्म द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। All the subunits formed in the nucleus are transported to cytoplasm through the pore of nuclear membrane. In the cytoplasm, these subunits fuse to form the ribosome, which play essential role in the formation of protein. तो जनरली जो न्यूक्लियोलस है वो भी आपका प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, एज लाइक द राइबोसोम, ठीक। फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन से और क्लियर हो जाएगा। मेजर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस आर द कंट्रोल द सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। ये आपका न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन है। सेवरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर फंक्शन। फंक्शन न्यूक्लियस देखिए, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन या कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटीज लाइक विच इंक्लूड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ RNA, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोलस, सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द mRNA। वहाँ पे जाएगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, देन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन हो गए। सारी सेल के एक्टिविटीज़ को यह कंट्रोल करता है।
कंट्रोल मीन्स क्या है, अप टू कंट्रोल कहाँ है, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक, इसलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। उसके अलावा फिर कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन है थ्रू द जीन्स, और तीसरे नंबर पे लास्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द जीन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द दिस इंफॉर्मेशन टू वन जनरेशन ऑफ स्पीसीज टू द नेक्स्ट। ये कब करेगा, वो तब करेगा जब वो हेप्लाइड में आता है। तो हेप्लाइड में क्या होता है, उसमें गैमीट वगैरह बनते हैं, तो जो गैमीट बनता है वो क्या होता है, उस स्पीसीज का सारा कैरेक्टरिस्टिक लेके रखता है। तो एक हेप्लाइड इधर से फादर साइड से, एक हेप्लाइड मदर साइड से, तो स्पर्म ओवा के मिलने से फिर आपका जाइगोट बनता है, जिसके अंदर उस स्पीसीज के कैरेक्टर होते हैं, ठीक। अब उसी न्यूक्लियस के अंदर एक, जिसको हम लोग बोल रहे थे कैरेक्टर होगा क्या होगा, वो डीएनए होगा और आरएनए होगा। तो डीएनए मेन होता है, तो डीएनए देखते हैं, हमारा तो डीएनए ही है क्योंकि हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इट इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग, यानी जो प्रोजनी है, जो बच्चे हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक। It contain the instruction for the synthesis of protein in the ribosome. Genes is a part of DNA molecule. Gene is a part of DNA molecule. DNA is present in the nucleus, हमें पता है, and mitochondria of the cell. ये स्पेशलाइज था, हम लोगों ने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो वो तो ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का रोल होता है। आरएनए रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम। डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड नॉन क्रोमोजोमल डीएनए। तो नॉन क्रोमोजोमल डीएनए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने में हेल्प नहीं कर रहा, ये केवल हेल्प कर रहा है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन के समय, ठीक। और बाकी ये वाला जो क्रोमोजोम है वो हमारे कैरेक्टर को ले जाने वाला है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्रोमोजोमल डीएनए, और इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन क्रोमोजोमल डीएनए। अगर पूछा जाए कि नॉन क्रोमोजोमल डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो आता है डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोजोमल डीएनए पूछा जाएगा तो डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो डीएनए आपको पता ही है, इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ के आ रखा है इसी को। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में आप जानते ही हैं, वही है डीएनए, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। तो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। इट इज अ फॉर्म बाय द डीऑक्सीराइबोज, फास्फोरिक एसिड एंड 4 टाइप ऑफ बेसेस। बेसेस कौन से होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन होंगे, ठीक। तो इतना आपको पता ही है, आगे चलते हैं, बेस देख लेते हैं कौन सा है। ईच चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय द आपका डीऑक्सीराइबोज सुगर, फास्फेट और वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन का एग्जाम्पल क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडिन का एग्जाम्पल होता है थाइमिन और साइटोसिन, ठीक। और वही जब आरएनए पढ़ेंगे तो सेम चीजें होंगी, बस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक। स्टैंड जो होंगे वह इस तरह से अटैच होते हैं कि वह स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस बनते हैं, मतलब AGTC वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक। द एडेनिन ऑफ वन स्टैंड बाइंड स्पेसिफिकली विद द थाइमिन ऑफ अपोजिट, यानी एडेनिन हमेशा क्या होगा, थाइमिन से अटैच होगा। एडेनिन किससे अटैच होगा, थाइमिन से अटैच होगा। सिमिलरली द साइटोसिन ऑफ वन स्टैंड बाइंड विथ गुआनिन ऑफ द अदर स्टैंड। तो ये आपको याद होगा, एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। डीएनए फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम विच कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट इज इनकोडेड इन डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए में इनकोडेड है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ईच डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड जीन्स। जब उसको हम अलग अलग टुकड़े में समझने की कोशिश करेंगे तो वह जीन्स कहलाता है, यानी जीनोम, जो जीन्स का ग्रुप ही क्या है आपका, जीनोम है, ठीक। जीन देख लीजिए, जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द मैसेज
आर कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर फ्रॉम अमीनो एसिड। ठीक, जेनेटिक कोडान जिसको आप बोलते हैं, वो तीन तरह से तीन अगर कैरेक्टर एक साथ मिलते हैं, जैसे AGTC वाला कॉन्सेप्ट है, तो अगर जो मिलेगा उसको मिलने से कोडान बनते हैं। टोटल 64 प्रकार के कोडान आपने पढ़ रखे हैं। इट इज अ लाइक अ बुक दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तैयारी के समय आपने स्टार्टिंग कोडान, इनिशिएटिंग कोडान, स्टॉपिंग कोडान इस तरह के पढ़ रखे हैं। जीन इज कंसीडर एज द बेसिक हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द सेल। इन द nucleotide of DNA, 3 of the successive base pair are called as a triplet or a codon। जो ट्रिपलेट होता है वह जैसे AUG है, AUG है, ये 3 तरह का अमीनो एसिड है, तो तीनों मिलके एक तरह का ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक, ईच कोडान कोड और फॉर्म कोड वर्ड, इन उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है फॉर वन अमीनो एसिड। इसके मिलने से ये एक अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करता है। अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड जब बन जाता है तो अमीनो एसिड तो रहते तो 20 प्रकार के हैं, लेकिन वो जब अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलना शुरू होंगे, अलग अलग नंबर में मिलेंगे, तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और कई तरह के प्रोटीन बनते हैं उससे। जो बेसिक है वो आप मान के चलिए क्या है, कोडान हेल्प करते हैं। एक कोडान एक तरह का अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करता है। There are 20 amino acid and there is a separate code for each amino acid. For example, triplet CCA। CCA अगर ट्रिपलेट कोडान एक साथ आएगा, it is the code of glycine। ये क्या करेगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड बनाता है। अगर GGC एक साथ आएगा तो क्या बनाएगा, प्रोलीन बनाता है। ठीक, thus each gene form the code word for a particular protein to be synthesized in the ribosome। ठीक, वो हाईली डेडिकेटेड होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। तो ये बेसिक हो गया आपका। जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कुछ जानते हो, जैसे क्लिनफिल्टर जानते हैं, डाउन सिंड्रोम जानते हैं। तो अगर इनमें कुछ चेंजेज होते हैं तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मलिटीज इन एन इंडिविजुअल जेनेटिक मटेरियल, यानी जीनोम में कोई चेंजेज हो गया तो। अब जीनोम में अगर कोई चेंज हो गया तो बार बार उसी तरह का प्रोटीन या अमीनो एसिड बनने लगेगा, जिससे क्या होगा कि वह डीनेचर ही बना रह जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर आइदर हेरिडिटरी डिसऑर्डर आर ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द जीन। हेरिडिटरी का मतलब है कि लगातार पिछली पीढ़ी से चलता आ रहा है, और अगर जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो फर्स्ट जनरेशन होगा जिसमें इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिला होगा। कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर अकर ड्यू टू द 2 कॉजेज। पहला क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। दूसरे नंबर पे क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन। जनरली म्यूटेशन मीन्स एन अल्टरनेशन और चेंज इन द नेचर और फॉर्म और इक्वालिटी। जेनेटिक म्यूटेशन refers to the change of DNA sequence within a gene or chromosome of an organism which are result in the creation of new character। वो कैरेक्टर आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक, बहुत रेयर चांस है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कई खिलाड़ियों में कुछ मसल्स होती हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ गैप है, मतलब मसल्स की कमी है, इस वजह से ज़्यादा फास्ट है। तो इस तरह की चीज़ देखने को मिलती हैं, तो वो जेनेटिक है, वो सभी में नहीं मिलता है। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, कुछ क्लासिफिकेशन बस नाम हम पढ़ लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। पहला सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। 4 तरह के। सिंगल जीन का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या है, सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन डिजीज, ये इसका एग्जांपल हो गया। सिंगल जीन डिसऑर्डर है, एक ही जीन में कोई गड़बड़ हो गई है, इसी को आप मेंडेलियन भी बोलते हैं या मोनोजेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि एक ही जीन में कोई गड़बड़ी हुई है। ठीक, मल्टीफैक्टोरियल वाले में क्या होता है, आप देखिए कि मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर आर पॉलीजेनिक। वो सिंगल था, ये पॉलीजेनिक, बहुत सारे उसमें जेनेटिक्स में डिसऑर्डर आ गया जेनेटिक कॉम्बिनेशन में। तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर और म्यूटेशन, इन्वर्टर फैक्टर के कारण क्या हो गया, मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन हो गया। एग्जाम्पल क्या है इन्होंने, कोरोनरी हार्ट डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, अल्थराइटिस और डायबिटीज। ये क्या होता है, मल्टीफैक्टरल जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं।
इसलिए जब हम पूछते हैं पेशेंट को तो इसकी हिस्ट्री, वर्क कल्चर, वो सारे के बारे में हमको जानना पड़ता है। भले वो आपको लग रहा है कि हार्ट डिजीज है तो ये जेनेटिक नहीं हो सकता, ये जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है। अल्जाइमर आप जानते हैं ओल्ड एज की बीमारी है जिसमें क्या है कि डोपामिन की कमी हो जाती है। अर्थराइटिस आप जॉइंट डिसऑर्डर को है। डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी आप वेल नोन है, ये शुगर की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या होंगे? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड बाय द एबनॉर्मलिटीज इन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में ही इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, एनोमली या एब्रेशन। ठीक, इट इज ऑफन रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज इन्वॉल्व इन फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बहुत खराब होते हैं, आपको दिखाई देता है वो जैसे डाउन सिंड्रोम का बच्चा होगा इस तरह का आपको दिखाई देगा। मेंटल या फिजिकल वीकनेस होगी। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि नंबर में चेंज हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। 21, 12, 13 उस हम लोग पढ़े हुए हैं। 17 का हम लोगों ने पढ़ा है, 21 का पढ़ा है, तो इस तरह 13 का पढ़ा है, पटाउ डिजीज वगैरह, क्लिनफील्डर, उस तरह के क्या होते हैं वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक, अब देख लीजिए एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज है तो देख लीजिए न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ टू, मोनोसोमी हो सकता है, अब्सेंस ऑफ कोई एक क्रोमोजोम एक पार्ट उसमें अब्सेंस हो, तो इसमें जिसका एग्जाम्पल इन्होंने टर्नर सिंड्रोम दिया है। क्या है आपका? टर्नर सिंड्रोम है। और ट्राइसोमी होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या है? डाउन सिंड्रोम है, प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होगा तो बढ़ जाएगा। तो मोनोसोमी में क्या होगा? एक अब्सेंस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो इस तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, बस नाम याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर आर द जेनेटिक डिसऑर्डर काज्ड बाय द म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो है कि नॉन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। तो नॉन क्रोमोजोमल डीएनए था, उसमें कोई चेंज हो गया। तो अब देखिए एग्जाम्पल आर केरेन-सायरी सिंड्रोम होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है जिसमें मायोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है और पैरालिसिस ऑफ ऑकुलर मसल्स होता है, यानी मसल्स वीकनेस हो जाएगी, हार्ट में दिक्कत हो जाएगी और क्या होता है? देखने में, विजन में भी प्रॉब्लम होता है। एंड एक लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है विच इज कैरेक्टराइज बाय द डिग्रेडेशन ऑफ रेटिना एंड लॉस ऑफ विजन। तो परमानेंट होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर है विच आर आल्सो नोन एज नॉन क्रोमोजोमल डीएनए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह को देखने को मिलता है। नाम याद रखिएगा, केरेन-सायरी सिंड्रोम और लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, अब आता है आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है और इसमें लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट होता है। आपको पता है डीएनए इट इज सिमिलर टू डीएनए बट कंटेन राइबोस। उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर था, इसमें राइबोस शुगर होता है। वेरियस फंक्शन इन क्या है? कैरिड इन द आउट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक सेल बाय द आरएनए। आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए, ये तो खैर आपको पता ही है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए क्या होगा? ईच आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अनलाइक द डबल। डीएनए क्या था? वो डबल था, डबल स्ट्रैंड था, ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो इसमें भी ऐसा नहीं, इसमें भी सारे जो आपके बेस रहते हैं, तीन, किसी भी आरएनए का स्ट्रक्चर जो होगा वह 3 चीज़ों से बना होगा। एक शुगर होगा, राइबोस शुगर, फास्फेट होगा उसके अंदर, और एक जो आपका बेस होगा। तो बेस जो होगा वो क्या होगा? प्यूरिन होगा और पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन में क्या होगा? एडेनिन होगा, गुएनिन होगा। पिरिमिडीन में यूरेसिल होगा जो थाइमिन की जगह पे आया है, जो डीएनए में थाइमिन था, और साइटोसिन होता है। यहाँ याद रखिएगा, यूरेसिल रिप्लेस द थाइमिन ऑफ डीएनए एंड इट्स हैड सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमिन। ठीक, तो ये डीएनए आरएनए में बेसिक अंतर हो गया। टाइप ऑफ आरएनए आप जानते हैं, आरएनए इज ऑफ 3 टाइप। पहला क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो एमआरएनए का कार्य क्या है? एमआरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू द साइटोप्लाज्म। डीएनए मतलब न्यूक्लियस का डीएनए से, वहां से कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म तक इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जिसको बोलते हैं। टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकोडिंग ऑफ द जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट इन द एमआरएनए। एमआरएनए में जो भी सूचना आई है उसको क्या करेगा? आरआरएनए, उसको क्या करेगा? आपका मैसेज ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? जो एमआरएनए लेके आया हुआ है उसको, उसके कोड को डिकोड करेगा। और फिर आगे देखिए, तीसरे नंबर पे राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट विद इन द राइबोसोम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम।
उसका पार्ट है वो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड इन द राइबोसोम। वो बहुत सारे अमीनो एसिड को एक जगह ला के इकट्ठा करेगा, जिससे क्या होगा कि एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। वो किस आधार पे इकट्ठा करेगा? जो उसको मैसेंजर आरएनए से मैसेज मिला रहेगा उसको टीआरएनए फॉलो करेगा, टीआरएनए फिर आरएनए का असेंबली बनाता है। तो ये तीनों कार्य करते हैं, याद रखिएगा। अब आता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन यानी कोड वर्ड इनकोडेड इन द जीन, जो मैंने जो भी कोड वर्ड में है उसको क्लियर करना, उसको देखना, कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल जीन प्रोडक्ट। आपको इंफॉर्मेशन आया है, ट्रांसक्रिप्शन आया है, उसको पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? मतलब उसके अनुसार इंफॉर्मेशन उससे प्राप्त कर लेना, वो है जीन एक्सप्रेशन। ठीक, कोड फॉर्म में था, ये कोड फॉर्म में था, यहां पे क्या है? ये एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। कैसे पढ़ रहा था? वहां पे mRNA लेके आया था, फिर उसको tRNA ने उसको समझा, उसके बाद जो आपका rRNA उस पर एक्ट किया। जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप, पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी कि कोड है, उसको डिकोड करना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इसको बस रीड कर दे रहा, आप इसको समझ जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जेनेटिक कोड क्या? द वर्ड ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कॉपिंग। क्या है? कॉपिंग। इट इंडिकेट द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो जो डीएनए पे इधर एक बेस आएगा, डीएनए का उसी के बगल में एक आरएनए का लाइन बनेगा, वो उसको कॉपी कर लेगा। द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, हाउएवर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन सीक्वेंस पे रहेगा। जैसा कोडान रहेगा वैसा अमीनो एसिड वहां पे बनेगा। सिंथेसिस, since DNA is a macromolecule, it cannot pass through the pore of the nuclear membrane and enter the cytoplasm, but the information from DNA must be sent to the ribosome, so the gene has to be transcripted, copied into the mRNA is developed from the DNA। क्या हुआ? डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर था वो बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियर पोर से बाहर नहीं आ सकता, तो वो क्या करता है? उसको अपने एक मान लीजिए कोई अमीनो एसिड बनाना है, उसको प्रोटीन कोई बनाना है। अब जो प्रोटीन उसको कोई बनाना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? एक कोड उसके लिए जनरेट करेगा, जिसको हम लोग कोडान बोल रहे थे। ठीक है, ट्रिपलेट कोडान बोल रहे थे। तो वो बना के आएगा, उस पर क्या करेगा? आरएनए, फिर वो आरएनए उसको क्या करेगा? कॉपी करेगा। जो कॉपी करेगा वो कॉपी करके, वो कॉपी करने की प्रक्रिया जो होती है एमआरएनए के द्वारा, उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि वहां से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको हमने पढ़ लिया। ठीक, जो पढ़ लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी को हम लोग जब इसको कॉपी करने के बाद दूसरी बार जिस पे काम करेंगे, मतलब उसका जब पेयर हम बनाना शुरू करेंगे तो ट्रांसलेशन कराएगा। दस द फर्स्ट स्टेज इन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड विच अकर विद इन द न्यूक्लियस। It involves the formation of mRNA and stimulus and simultaneous copying of or transfer of information from DNA to mRNA। तो DNA से कहाँ आ गया? mRNA में आ गया। हमने एक बात mRNA को समझा दी, अब mRNA आगे ले जाएगा। तो mRNA enter the cytoplasm from the nucleus and activate the ribosome resulting in the protein synthesis। The formation of mRNA from the DNA is facilitated by the enzyme RNA polymerases। ये क्लियर हुआ? अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मतलब इंफॉर्मेशन आ गया हमारा साइटोप्लाज्म में। अब ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोटीन सिंथेसिस occurs in the ribosome of the cell under the direction of genetic instruction carried by the mRNA। mRNA जो इंफॉर्मेशन लेके आया था वैसा यहाँ पे कार्य होगा। और इट इज द प्रोसेस बाय विच mRNA इज रीड बाय राइबोसोम टू प्रोड्यूस द प्रोटीन। ठीक, दिस इन्वॉल्व द रोल ऑफ द टू अदर जो बच गए थे, कौन से थे? tRNA और rRNA, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। The mRNA moves out the nucleus in the cytoplasm. Now a group of ribosome called polysome get attached to the mRNA. The sequence of codons in mRNA are exposed and recognized by the complementary sequence of the base in the tRNA।
तो tRNA उसका अटैच होगा, उसका अपोजिट वाला जुड़ता चला जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो लिखाएगा ये कोडान है, तो जो उल्टा हम लिख रहे हैं उसके साथ तो क्या है, एंटी कोडान कहलाएगा। मतलब उसको जो AGTC वाला कॉन्सेप्ट था तो वो एंटी कोडान कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द बेसेस इन एंटी कोडान, डिफरेंट अमीनो एसिड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द राइबोसोम बाय द tRNA दैट एक्ट एज द कैरियर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, विद द हेल्प ऑफ rRNA द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर असेंबल्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। The protein synthesis occurs in the ribosome which are attached to the rough endoplasmic। आपको पता है, पहले ही चर्चा हो चुकी है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये आपका कोडान एंटी कोडान का कॉन्सेप्ट था। आगे अब देख लीजिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं, उनका कुछ नाम याद करके रखिएगा बस। ग्रोथ फैक्टर आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज द सेल सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक द साइटोकाइनिन एंड हार्मोन्स वगैरह होते हैं। दिस फैक्टर बाइंड द स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल एंड एक्टिवेट द प्रोलिफरेशन, यानी कि उसकी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक, आर द मैच्योरेशन ऑफ द दी सेल। मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ऑफन द टर्म ग्रोथ फैक्टर इज इंटरचेंजेबल विद द टर्म ऑफ साइटोकाइन, इसी को हम लोग साइटोकाइन भी बोलते हैं। ठीक है, या ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। तो साइटोकाइन सेल के अंदर होना जरूरी है, तभी सेल में मैच्योरेशन और वगैरह होता है। ठीक, ग्रोथ फैक्टर आइडेंटिफाइड बहुत सारे आए हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इरिथ्रोपोएसिस या हिमेटोपोएसिस, तो उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर दिखाई देते हैं। तो पहला क्या उसमें PDGF है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, वो सारी कॉलोनी बनाती हैं तो RBC WBC सब बनते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF है, न्यूट्रोपिन्स है। इरिथ्रोपोएटिन एक तरीके का ग्रोथ फैक्टर है जो बोन मैरो को स्टिमुलेट कर देता है फॉर मोर द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ क्या RBC। थ्रोम्बोपोएटिन है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। देन है एपिडर्मिस ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मिस को ग्रोथ में केराटोसाइट स्किन में पाया जाता है। ठीक, हेयर इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हेयर फॉलिकल एंड कैंसर सेल, तो ये बेस्ट है। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो कैंसर सेल, स्किन के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, मायोस्टैटिन है, स्केलेटल मसल में पाया जाता है। जो बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। TGF होता है, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसफार्मिंग सेल होता है, जो सेल डिफ्रेंसिएशन में जा रहा है उसमें रहता है ये। तो अगर ये बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि माइटोसिस की प्रक्रिया अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक, ये दो टाइप हो सकते हैं, अल्फा और बीटा होता है। अल्फा वाला सिक्रेटेड इन द ब्रेन केराटोसाइट एंड मैक्रोफेजेज, और जो बीटा है वो हेपेटिक सेल में पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है। ये कुछ बेसिक है तो पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक आज हम लोग का सेल और सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस, ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, कुछ MCQ इस पे लगा लीजिएगा, कुछ एग्जाम में जो आते हैं। और बाकी अगर आपको ये चैनल पे दिया गया टॉपिक पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।